नमस्ते रोहित भाई, कैसे हो? आई एम गुड यार। धन्यवाद आने के लिए। और मैं चाहता था कि उत्तर प्रदेश और जो पंजाब और स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं गोवा में, और आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी की है आपने, तो इन स्टेट्स पे मैं बात करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में वैसे तो लग रहा है कि भाजपा की हवा है, लेकिन पिछले कंपैरिजन में देखा जाए 2017 के, तो लोग कह रहे हैं कि 200-250 के बीच में शायद रहे। तो ये जो लॉस ऑफ सीट्स हैं, वैसे हम सभी में बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न यूपी से इलेक्शन शुरू होने वाला है। तो वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट और सेकंड फेज़ मेरे ख्याल से 110 के आसपास सीट्स हैं, 110, राइट? तो इसमें क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव आएगा, कुछ सीटें घटेंगी? सो पहले धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो एंड और यूपी के बारे में ही बात करते हैं। तो यूपी के बारे में पहले ये वी शुड अंडरस्टैंड एक चीज़ की, यूपी बेसिकली भाजपा का स्टेट है। मतलब अभी हो गया है? नहीं, पहले से अच्छा। जैसे जब से भाजपा एक रेलेवेंट प्लेयर बन गया है पॉलिटिक्स में, तो मेरे ख्याल से ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुआ है जो 1989 से। एंड अगेन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1991 से ही भाजपा आ गया सीन में। 1989 में भाजपा तो बाहर से जनता दल को पूरा सपोर्ट दिया कांग्रेस को हटाने के लिए। बिल्कुल। सो वो 1989 को 91 से जब भाजपा आया है सीन में, यूपी ज़्यादातर भाजपा गढ़ रहा है। और इसका एक इंटरेस्टिंग मेरा थियोरी ये है कि जो 10 साल या 12 साल एक्चुअली जो 2002 से 2014 तक यू कैन से कि भाजपा का थोड़ा ड्राउट या डार्क एज बोल सकता है यूपी में, वो बहुत ज़्यादातर से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। जैसे भाजपा ने काफ़ी गड़बड़ी की यूपी में नेशनल लेवल पे, कल्याण सिंह को हटा दिया, और भी चीज़ें हैं वो बाद में बात कर सकते हैं उसके बारे में। बट वो थोड़ा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। और जब भी 2013 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया और फिर अमित शाह जी को वहाँ का इंचार्ज दे दिया, तो एक्चुअली ये हुआ कि बेसिकली वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन था या एक स्टेट था जो रेडी था भाजपा के लिए वोट करने के लिए, और ये लोग जब बेसिकली वहाँ चले गए और उसको एक्टिवेट कर दिया, तो एफर्ट मारा तो हो गया। बिकॉज अब एक बार सोच लो कि क्या हुआ 2009 और 2014 के बीच में, राइट? जैसे 10 सीटें थे 2009 में और 5 सीट आरएलडी के थे। वो उस टाइम वो एनडीए पे था इलेक्शन के टाइम, बाद में वो चला गया, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो वो 15 सीट 74 बन गया आई थिंक, राइट? ये नॉर्मल बूस्ट नहीं है। एंड जितने भी मोदी लहर था 2013 में 2000, ये सब ठीक है, बट दिस लेवल ऑफ वो बूस्ट मिला सिर्फ ये क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑलवेज था यूपी में। तो क्या जैसे ऐसे होता था क्या, जो बीजेपी का जो वोटर था वो एक तरीके से या तो अलग जगह चला गया कि दूसरे को हराने के लिए, या फिर घर पे बैठा रहा? क्योंकि हमने देखा कि बहुत कम परसेंटेज हो गया था वोटर टर्नआउट 2014 में, जो एकदम से बढ़ के आया 2009 के कंपैरिजन में या 2004 के कंपैरिजन में। तो एक ये भी फ़ायदा होता है, जब वोटर टर्नआउट बहुत बढ़िया होता है तो थोड़ा भाजपा को फ़ायदा होता है। ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक ही लोकसभा के बारे में आप जो बोले बहुत 100% करेक्ट है कि 2009 का ये जो लोकसभा इलेक्शन है, विच इंटरेस्टिंगली इज 1984 से ओनली टाइम कांग्रेस वापस 1991 भी है, बट वो सिंपैथी वेव था तो उसको थोड़ा लेट्स कीप इट असाइड। जो 2009 का इलेक्शन है, कांग्रेस का हाई पॉइंट ऑफ द लास्ट लेट्स से 30 इयर्स, 21 लोकसभा सीट हाँ यूपी में और पूरा इंडिया में। इट वाज द लोएस्ट वोटर टर्नआउट इलेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम यूपी में और अदर प्लेस ऑल्सो। सो ये टर्नआउट इंक्रीज हेल्प्ड बीजेपी यूपी में, और अदर प्लेसेस में ऑल्सो इट हर्ट कांग्रेस। सो वो एक है। बट असेंबली इलेक्शन के बारे में एक बार एग्जामिन करते हैं तो ये 2017 और 2012 के बीच उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था एट अ स्टेट लेवल। अच्छा। नाउ डिफरेंट सीटें पे तो इफ यू डू दैट लेवल ऑफ एनालिसिस तो है, मतलब देर आर सम सीट्स में 5% 7% ऊपर गया, कुछ जगह नीचे गया, बट स्टेट लेवल पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आई थिंक 1%, ये मैंने खाली देखा था एक्चुअली, बिकॉज इवन आई यूज्ड टू थिंक ऑफ व्हाट
यू सेड, बट कुछ रीजन के लिए मैंने कल देखा था, तो ये मुझे आई वॉज ऑल्सो बिट सरप्राइज। और उसमें आई थिंक आपका पहला जो पॉइंट था दैट प्लेड अ बिगर रोल, कि भाजपा के वोटर्स और भी जगह चले गए थे। एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बीजेपी का जो वोटर बेस है अभी यूपी में, जो लोग बोलते हैं कि यू नो नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाटव, दलित, काफी फैंसी टर्म्स यूज करते हैं, ये सब नए नहीं है। आई मीन यही लोग थे जो 1991 में कल्याण सिंह को जिताया था, वही लोग अभी 2017 में बीजेपी को वोट दिया, और 2 लोकसभा इलेक्शन 14 और 19 में मोदी जी को भी वोट दिया। I mean, लेकिन उसमें भी देखो तो बहुत एडिशन हुआ है ना? नॉट, तो आप नंबर्स देखते हैं तो जैसे वो पहले अलायंस में सरकार बनानी पड़ी थी, ये जीतने के बाद मायावती को भी सपोर्ट देना पड़ा, तो लेकिन अभी तो एकदम 300 पार। वो 3 इलेक्शंस थे एक्चुअली, दैट इज एन, तो इसमें एक थोड़ा वी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसके लिए। जैसे पहले लोकसभा देखते हैं तो 91, 96, 98 जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस थे, बीजेपी क्रॉस्ड 15 यूपी इन ऑल द 3 इलेक्शंस। नाउ ऑफ कोर्स उस टाइम पे यूपी में उत्तराखंड थे और वो 5 सीटें हैं, बट 50 भी हाँ, फिर भी यू गॉट 50, तो इतना। एंड ऑफ कोर्स 14 में तो वो 70 हो गया, एंड 19 में जो इट वाज इन द 60s, बट ये भी मानना पड़ेगा कि 19 में ऑफ कोर्स महागठबंधन था। वो नाउ एक नया ट्रेंड आया कि जो भी सारे गठबंधनों को महागठबंधन बोलते हैं, बट वो एक्चुअली एक महागठबंधन इन रियल सेंस, इट वाज अ रियल महागठबंधन। जैसे 2 ही महागठबंधन हुआ था, ये एक और वो 2015 बिहार असेंबली इलेक्शन, वो भी महागठबंधन था, बट लोग काफी सारे गठबंधनों को महागठबंधन बोलते हैं, बट ये एक रियल महागठबंधन था। नाउ असेंबली इलेक्शन में ऑल्सो इफ यू लुक एट इट, 91 में जब बीजेपी आए थे तो आई थिंक दे हैड अ मेजॉरिटी। 93 में एक बार व्हेन वी से कि मंडल ब्लॉक्ड कमंडल, ये बहुत फेमस इलेक्शन है कि राइट आफ्टर डिमोलिशन फिर भी इलेक्शन हुआ, बीजेपी couldn't come back. We need to just think of it कि उस टाइम पे भी बीजेपी was against SP and BSP put together. तो एंड आई थिंक 1 सीट का डिफरेंस था। ऑन वन साइड बीजेपी वाज 1 सीट लेसर देन एसपी प्लस बीएसपी। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट, नाउ ऑब्वियसली 2019 में एसपी एंड बीएसपी वर लाइक pretty much thrashed by बीजेपी। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना, बीएसपी उस समय बहुत ताकतवर होती थी और 2019 तक आते आते उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा उसका उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ था 2019 में ये। एंड 2019 का एक ये है था कि लोकसभा इलेक्शन था, एंड यूपी में इफ यू लुक एट इट, बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलता है इन लोकसभा इलेक्शन एज कंपेयर टू एन असेंबली इलेक्शन। वो नेशनल पार्टी बूस्ट विच यू कैन कॉल इट, एंड दिस हैपेंस इन मेनी स्टेट्स। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 और स्टेट है जब हम बीजेपी को ऑलवेज बूस्ट मिलता है। यू नो लोकसभा इलेक्शन लोग नॉर्मली जनरली वो थोड़ा उनका रीजनलिज्म कम है और नेशनल इश्यूज में वो एग्जैक्टली आगे रहते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट बेनिफिट आल्सो इफ यू टेक अवे जो 19 में था। एंड ऑफ कोर्स आई मीन मोदी जी, इफ यू आस्क मी, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन यूपी सिंस independence, right? I mean, that's my personal opinion. So he was obviously not there in 93. फिर भी, and एक और चीज ये है कि ईवीएम के बाद ऑनेस्टली रिगिंग कम हो गया। तो इफ यू लुक एट जो इलेक्शन जो पार्टी पावर में रहती है वो ज्यादा रिगिंग नहीं कर पाती है, रिगिंग नहीं कर पाते। तो ये सब देखते हैं, वो 93 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ, उसमें ऑफ कोर्स बेनिफिट है एंड द अदर थिंग कुछ है, बट 93 का परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रेसिव था इफ यू लुक एट इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेपी। बिल्कुल। एंड देन 97 आई थिंक वो फिर भी दे गॉट बैक टू पावर। ऑफ कोर्स बहुत ड्रामा हुआ था, बट दैट्स, और वो थोड़ा बाबरी वाला जो उसका गिरने के बाद फिर वो थोड़ा इमोशनल इशू कम रह गया ना, वो फैक्टर एकदम निकल गया थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा झटका वहां पे भी लगा। दैट्स करेक्ट। तो ये सारा चेंज देखा। एक तो ये फैक्टर भी होगा कि मोदी जो है वो खुद ओबीसी समाज से हैं, तो वो एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा वोटर बैंक है, तो उससे भी एनर्जाइज हुआ, वो एंगल भी है। और जो 2014 से 2019 तक
जैसे बहुत सारे वेलफेयर के जो स्कीम्स आई थी, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे घर का हो, सिलेंडर का हो, तो ये सब इन्होंने भी फैक्टर किया। और 2017 से 2019 का जो बीजेपी का जो योगी आदित्यनाथ का जो सरकार था, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर था, थोड़ा विकास का काम था, बिजली का बहुत इम्प्रूवमेंट था। तो ये फैक्टर्स भी सारे के सारे गवर्नेंस फैक्टर एज वेल एज पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो ये सारा ये हुआ कि मतलब महागठबंधन होने के बाद भी 2019 में इतनी 60 से ऊपर सीटें आई लोकसभा में। आई थिंक यू आर इसमें 100% करेक्ट कि ये दो चीज है इसमें। वन इज द पॉलिटिकल फैक्टर जिसमें एक साइड कास्ट है, दूसरी साइड है ऑब्वियसली हिंदुत्व, बिकॉज हिंदुत्व वाज अ बिग फैक्टर इन उत्तर प्रदेश। एंड दूसरे साइड पे डेवलपमेंट बोल सकते हैं, वेलफेयर बोल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बोल सकते हैं, एंड सम ऑफ दीज इश्यूज टाई टू पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो। ऐसा ये यू कैन नॉट क्लियरली बोल सकते कि ये पॉलिटिकल या इमोशनल इशू है, ये डेवलपमेंटल इशू है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राइट, अभी जो बहुत लोग बात कर रहे हैं उस पर, इज इट अ इमोशनल इशू, इज इट अ डेवलपमेंटल इशू? इसमें what is the difference? और जैसे even राम मंदिर, right, like how things have changed in Ayodhya over the last 4-5 years. Now that is एक साइड में of course it is an emotional issue, but दूसरी साइड में for that place it is a very big developmental issue. तो I think when you mention about Yogi Adityanath, right, what one has to understand is that is where जो 2017 का इलेक्शन रिजल्ट आया था, तो मेरा फर्स्ट एज अ बीजेपी सपोर्टर एंड उस टाइम मैं कंसल्टिंग भी करता था, मेरा फर्स्ट वरी ये था कि इससे 19 का क्या होगा। एंड आई एम सेइंग बिफोर, बिकॉज 5-6 दिन का गैप थे बिटवीन रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द सीएम। तो ये गैप में मेरा मेन वरी था कि ये से 19 में क्या होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा मैंडेट था। एंड ये इधर यू कैन, ये डबल प्रो इनकम्बेंसी बन सकता था या डबल एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता था। एंड जो मैंडेट उस टाइम पे था, इट वाज एंड अगेन आपने जो बोला वो कास्ट के बारे में, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मोदी जी का कास्ट बैकग्राउंड, एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बिकॉज ही इज एन ओबीसी और ही इज फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कास्ट, बट ही इज कास्ट न्यूट्रल। जैसे ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। एब्सोल्युटली, वो एक बड़ा बेनिफिट था फॉर 2017 एंड इट कुड हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर 2019 अगर किसी ऐसे लीडर को बनाया था सीएम जो किसी कास्ट के साथ बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड था। जैसे पहला नाम काफी टाइम पे चल रहा था वो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा एक बहुत टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्कुल, बहुत पॉपुलर एमपी था, फिर भी वो हार गए थे 2019 में प्योरली ड्यू टू कास्ट। एंड वही एक मेरा मन में यही था कि एक अपर कास्ट लीडर को उस इलेक्शन के बाद ऐसे सीएम बनाए, जितने भी अच्छे काम वो करे वो कास्ट इशू हुआ होगा। और दूसरा ऑप्शन था अभी जो डीसीएम है केशव प्रसाद मौर्य, अगेन ही was considered a leader of a particular group, right? तो वो इशू था ना। ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ, बहुत लोग बोलते हैं ठाकुरवाद है, वो बाद में बनाने की कोशिश की गई। दैट इज माय ओपिनियन ऑल्सो, बट आई थिंक एवरेज पर्सन के लिए एंड ऑफ द डे जो इंडिया में अभी भी ये है कि एंड ऑफ द डे वो संत है, एंड यू आर बियॉन्ड कास्ट व्हेन यू बिकम अ monk, you are beyond caste, right? वो एक important factor है उस पे। and it also went to the particular, ये लोग पूरे caste, like beyond caste for what था ना वो इलेक्शन में। if you ask everyone, जो लोग गए थे कास्ट के बाहर, क्यों गए थे? हिंदुत्व के लिए गए थे टू अ लार्ज एक्सटेंट, और डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट का वी कैन टॉक अबाउट इट, जैसे हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बट वो इतने सारे लोग कास्ट के बाहर उस टाइम पे आई डोंट थिंक विकास के लिए सोच रहा होगा। वो दैट वाज मोस्टली अ वोट ऑन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी के लिए अगेन योगी आदित्यनाथ वाज द बेस्ट फिट। आई मीन, तो वही
दैट वाज द फंड ऑफ दैट टाइम। आई थिंक हम इनिशियल क्वेश्चन से काफी हाँ, तो इनिशियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वेस्ट यूपी क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट फेज वहीं पे है, पहले 2 वाले तो 110 के आसपास सीटें हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, तो इस बार कह रहे हैं कि कम लग रहा है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस बार, या बीजेपी की जो पोजीशन है वीक कर रहे हैं? एक तो जो बात में बार बार आती है वो जाट फैक्टर की है कि जाट इधर आरएलडी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जो रैलियों में देख रहे हैं हम, बहुत सारी भीड़ जयंत और अखिलेश की रैलियों में आ रही है, या जो उनके शो कार वाले जो वो होते हैं, तो उसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि शायद वो वोट्स में भी कन्वर्ट हो जाए। तो कितना बड़ा फैक्टर ये है? और क्योंकि हमने अभी देखा 1.5 साल तक ये भी चला किसान आंदोलन, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा असर वो है। लेकिन मुझे लगता था कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वेस्ट यूपी में किसान, ये जो बिल लेके आए थे, कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि एमएसपी वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे ज़्यादा गन्ने का चलता है, तो वहाँ पे वो इतना बड़ा फैक्टर है नहीं वेस्ट यूपी में। तो लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि ये जो आरएलडी का जो बेस है, कोर वोटर है, वो तो प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित था और आरएलडी का भी पूरा हाथ था उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटीमेंट भी चला जाता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, इतने लोग इतने दिनों सुन नहीं रही सरकार, और ये वो फैक्टर भी, थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी कहीं पूरे समाज में या पूरे रीजन में फैलने का डर रहता है। तो अब वो तो चला गया, वो फैक्टर तो ख़त्म हो गया। तो और क्या फैक्टर्स हैं वेस्ट यूपी में जो इतना कह रहे हैं लोग कि थोड़े कम आएंगी सीट्स? आई थिंक वेस्ट यूपी जब हम बोलते हैं तो वी नीड टू बी क्लियर कि हम किस एरिया के बारे में बोलते हैं और ये एरियाज में क्या अंतर है। मतलब ये जो फर्स्ट 2 फेजेस है, एंड वो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स मुझे याद नहीं है, बट बेसिकली ये आई थिंक 5-6 डिविजन्स ऑफ यूपी पे हो रहा है। जैसे सहारनपुर डिवीजन है, मुरादाबाद डिवीजन है, बरेली डिवीजन, आगरा डिवीजन, मीरठ डिवीजन, अलीगढ़ डिवीजन, ये 6 मेरे ख्याल से ये 6 डिविजन्स में हो रहा है। और हम जब बात कर रहे हैं वेस्ट यूपी, वो अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग पहले बोलते हैं वेस्ट यूपी, फिर इमीडिएटली बोलते हैं जाट, और फिर उसके बाद बोलते हैं अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जाट वोटर वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। लाइक एंड ऑफ द डे जितने भी लोग वेस्ट यूपी के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जैसे यू रीड एनी न्यूज़पेपर राइट, जैसे मैंने आज स्वराज के एक आर्टिकल पढ़ा, और ग्राउंड रिपोर्ट, हाँ, और आई मीन मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया को तो छोड़ो, उनको तो like that is their way of operating. End of the day सब लोग मुजफ्फरनगर जिले में जाते हैं। I mean यार सबको पसंद आता है एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और 2-3 लोग होगा, एक तो शामली गया होगा या एक तो मीरठ गया होगा, that's it, और मे बी 1 or 2 will go to बागपत। भाई ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। आई थिंक बागपत में 3 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर में 6, शामली में 3 और मीरठ में 7, तो दैट इज व्हाट 19 सीट्स राइट out of 403. That is what everyone is, and you forget 403 अभी even of आपका 100 and like first 2 phase 110, उसमें भी सारे लोग 20 सीट के बारे में बात करें। तो I think and we'll get to all the issues you raised, but एक थोड़ा ये contextualize करना है कि West UP and all these 110 seats are in areas that लोग generally मानते हैं West UP, if you start dividing यूपी into 3, तो एक पूर्वांचल है, एक अवध है और एक वेस्टर्न यूपी है, बुंदेलखंड को छोड़ के, तो ये सब वेस्टर्न यूपी में ही आता है। बट यू नीड टू गो अ बिट मोर इन डेप्थ इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि वेस्ट यूपी में हो क्या रहा है। एंड दैट इज वेयर सी वेस्टर्न यूपी में जो ये डिविजन्स मैंने बोला, ये सब एक पॉलिटिक्स है इनका। जैसे बरेली डिवीजन है और या बरेली डिस्ट्रिक्ट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी। बहुत डिकेड से बीजेपी जनसंघ जीता है बरेली में, एंड दैट हैज कंटिन्यूड। जैसे संतोष कुमार गंगवार मिनिस्टर भी रहा है, अभी एमपी है। 1989 से ही हैज लॉस्ट ओनली वंस, एक बहुत नैरो मार्जिन से 2009 में ही हैड लॉस्ट टू कांग्रेस, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी। नाउ यू गो टू आगरा, राइट, आगरा डिवीजन जो लोग बोलते हैं, आगरा, मथुरा, हाथरस, ये अगेन ऑल दीज प्लेसेस हैव बीन बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। जैसे मथुरा लोकसभा सीट 91 से 2019 तक बीजेपी हैज लॉस्ट वंस 2004 में,
2009 में फिर भी आरएलडी को दिया था, आरएलडी को दिया था एनडीए में. दैट्स व्हेन जयंत चौधरी वेंट टू द लोकसभा. तो वो एक सीट है. हाथरस सीट अगेन कभी हारा नहीं है, 2009 में आरएलडी को दिया था. अलीगढ़ 1-2 बार हारा होगा मैक्सिमम. सो ये 2 डिविजन्स है वो थोड़ा डिफरेंट है. एंड देन यू हैव एन आगरा. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट जाट्स, राइट, एक्चुअली यूपी में सबसे ज्यादा जाट्स उधर है, हाँ, मथुरा और आगरा में. बिल्कुल. एंड टू समर एक्सटेंड इन अलीगढ़ एंड हाथरस, दीज आर ऑल बहुत ज्यादा हेवी एरियाज ऑफ जाट पॉपुलेशन. बट लोग, पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज एरियाज बिकॉज वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव जो लोग बनाना चाहते हैं वो यहाँ है नहीं. 1-2 रीजन है उसके लिए. दैट टेक्स यू टू द बिग इश्यू ऑफ वेस्टर्न यूपी, राइट. आई मीन वेस्टर्न यूपी का, व्हेन पीपल से वेस्टर्न यूपी, जो लोग मानते हैं दैट इज मीरठ, मुजफ्फरनगर बेल्ट, वहाँ का रिलीजियस डेमोग्राफी है. इसीलिए शायद वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि अगर जाट वोट उसमें बहुत है सिग्निफिकेंट, अगर वो चला जाता है तो भाजपा की जो पोजीशन है वो काफी वीक हो जाती है. एग्जैक्टली. जैसे मथुरा में, आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ जाट्स, बट अगर वो भी ना दें तो निकाल लेगी बीजेपी. एग्जैक्टली. लेकिन वहां पे दिक्कत हो जाती है मुजफ्फरनगर, मेरठ एंड यू नो शामली, ये सब एरियाज में, बिकॉज वहां पे द मुस्लिम पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 35 to 40%. और सहारनपुर में तो और भी ज्यादा है. एंड हेवी जाट ऑफ दलित का पॉपुलेशन भी है उधर. सो दैट इज वाई एमजीबी का भी असर ऑफकोर्स मुरादाबाद डिवीजन में तो बहुत ज्यादा पड़ा, बिकॉज वहां मुस्लिम वोट इज एट 50%. जैसे मुरादाबाद, रामपुर, संभल, all 3 seats were easily lost in 2019 by BJP without a fight, because once there was no split in Muslim vote, you can't win those seats. Pure arithmetic था. Pure arithmetic. सहारनपुर almost similar case है. फिर भी वो close था because वो इमरान मसूद had stood separately कांग्रेस से, तो इसलिए वो close हो गया. बिजनौर और अमरोहा में भी once वो नंबर, नगीना एक लोकसभा सीट है, वो अगेन इट इज मोर ऑफ रामपुर और मुरादाबाद. इवन बिजनौर में कास्ट भी था उधर, बिकॉज बीएसपी हैड फील्डेड अ गुज्जर. बट वो सब छोड़ के ये कोर, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एरिया आता है मुजफ्फरनगर, शामली एंड पार्ट्स ऑफ मीरठ, राइट. सो दैट इज व्हाई पीपल गो ऑन दीज इश्यूज. एंड ये एक और चीज है कि, एंड दैट आई थिंक विल बी द बिग चैलेंज फॉर बीजेपी इस इलेक्शन में एज कंपेयर टू 2017 की. यार 5 साल का सरकार हुआ है यहाँ पे. एंड इफ यू लुक एट द नेशनल लेवल, तो अभी 8th year हो, द 8th year इज गोइंग ऑन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, राइट. तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं बोल सकते इसको, कि लोग बोर हो जाते हैं. लाइक देन व्हेन यू स्टार्ट एक बातचीत शुरू होते कुछ भी, जैसे आपने जो बोला, करेक्ट बोला कि ये किसान आंदोलन का इश्यूज वेस्टर्न यूपी में है नहीं, लेकिन फिर भी वो सेंटिमेंट्स है. बिकॉज इसका एक वो फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी आता है. जैसे आज का स्वराज का ग्राउंड रिपोर्ट वाज सेइंग इट एग्जैक्टली. पीपल आर एंग्री विद बीजेपी, बट उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्यों एंग्री है, बट दे आर एंग्री. एंड वो नेचुरल है, राइट. लाइक एक डेमोक्रेसी में यू कांट रूल फॉरएवर, क्योंकि ये लोग जो हैं वो ट्रेडिशनली, मतलब अगर 20-30 साल पहले चले जाएं तो आरएलडी का वोट बैंक था, और वो थोड़े थोड़े रिलेक्टेंटली, या कोई मतलब स्थानीय मुद्दे हो गए, मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, इसलिए बीजेपी की तरफ आ गए थे. सो एवरी एक्सक्यूज कि भाई अगर यार बीजेपी नहीं, थोड़ा क्योंकि वो कोर वोटर नहीं है ना, तो उनको थोड़ा सा एक्सक्यूज हो जाता है कि यार ये मुद्दा हो गया, ये सही से नहीं कर रहे. Too many expectations, I think. I won't even say कि expectations, right? ये लोगों में एक फीलिंग है कि और कुछ भी हमारे लिए कर सकते थे, या ये सब क्यों हुआ किसान आंदोलन. आई मीन वॉट एवर जो फार्म बिल्स का मेरिट या डीमेरिट है, वो इट बिकेम इमोशनल इशू, राइट. लाइक वॉट यू सॉ 2 years, वो आई मीन आई वुड से 2 communities. Of course, Jat 6 much more than Jats, but it became an emotional issue. And जब एक चीज इमोशनल इशू हो जाता है, तो इवन इफ यू हैव नो पर्सनल स्टेक उसमें, आपके कम्युनिटी के बारे में कुछ इमोशनल हुआ तो यू विल फील अफेक्टेड, वो नेचुरल है. एंड दैट वो है कुछ. और दूसरी चीज ये है कि आप 2014 का इलेक्शन बहुत यूनिक था, बिकॉज वो राइट्स के बारे में,
इमीडिएटली बात हुआ था। आप 2017 और 2019 का इलेक्शन देखो, रिजल्ट्स देखो, तो ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ जाट्स वोटेड फॉर बीजेपी। एक्चुअली आई थिंक वो बागपत, मुजफ्फरनगर, सिंस वो 2 सीट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो मे बी 50% ही हुआ होगा। बट 50% भी बहुत है, बहुत है उस रीजन में। एंड इफ जैसे 50% नहीं हुआ होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर संजीव बालियान एंड सत्यपाल सिंह, वो दे वुड हैव लॉस्ट। बट वो पीपल थोड़ा नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाजंट लाइक कि this is the third election where the first few days have been dominated by the same topic. अभी people might have forgotten, but 2017 में अमित शाह का एक फेमस वीडियो ऑडियो टेप भी था, टॉकिंग टू जाट लीडर्स, वो वायरल हुआ था। अभी भी अमित शाह का अब मीटिंग हुआ है, अभी चल सेम स्टोरी, इट्स लाइक एक लूप में ही चल रहा है। एंड आई वोंट से कि सिर्फ बीजेपी कर रहा है, मीडिया भी वही कर रहा है। लाइक आज भी इफ यू आस्क मी, भी 3-4 ये एरिया में आई थिंक जो हमने 19 सीट्स का नंबर बताया था पहले, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अभी आई थिंक बीजेपी के पास 14-15 सीट्स है, 6-7 सीट तो आ ही जाएंगे। आई मीन बेसिक लॉजिक के साथ, इवन इफ यू लूज वो 7-8 सीट, गवर्नमेंट आई मीन 125 सीट्स का मेजोरिटी है बीजेपी का अभी इन यूपी असेंबली। तो इफ आई वॉज द बीजेपी, एंड आई एम श्योर कि बीजेपी के जो लोग ये सोच रहे होंगे, दे विल ऑल्सो बी थिंकिंग लाइक दिस। वो लोग तो सोच रहे होंगे बाकी एरिया में क्या हो रहा है। लाइक जैसे लास्ट इलेक्शन में आगरा में 9 out of 9 था, अलीगढ़ में 7 out of 7 था, मथुरा में 4 out of 5 था। तो वहां पे ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। अभी पोल्स के हिसाब से तो कुछ ना कुछ लॉस तो होने वाला है, पर कहाँ है क्या है पता नहीं, और कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा है। जैसे आई हैव नो, एंड अभी मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फील्ड से निकला हूँ, तो मुझे कुछ एक्सेस नहीं है, तो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़ के मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट में। जैसे बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ है, 7 out of 7 सीट्स इन 2017, और 14 और 19 में पूरा यूपी में वन ऑफ द हाईएस्ट वोट शेयर्स बुलंदशहर लोकसभा सीट में था। तो किसी को पता भी नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। लाइक तो ऐसा है एक जो लोग पढ़ रहे हैं मीडिया, आई मीन आई एम, एंड ऑफ कोर्स मैं हिंदी न्यूज़पेपर्स उतना पढ़ता नहीं हूँ, बट एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और भी बहुत जगह है, जैसे बुंदेलखंड है, 19 सीट से लास्ट टाइम 19 आया था बीजेपी को 2017 में, वहाँ हो क्या रहा है। लाइक आई डोंट नो क्या है कैंडिडेट इक्वेशन, कुछ चेंज हुआ है नहीं है। और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना कि जो हम मतलब नॉर्मली जो एनालिसिस में था कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, और मतलब ये मोमेंटम पे बात होती है। जैसे अभी है कि भाई जाट वोटर नाराज है बीजेपी से, जो हर इलेक्शन की कहानी है। अभी अगर हम बात करें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आरएलडी का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है जो उसको देने वाला था वोट, लेकिन अभी वापस सोच रहा है। क्या हो गया कि भाई आरएलडी के जो सिंबल पे जो लोग खड़े हैं वो एसपी से लोन लेके, मतलब एसपी से कैंडिडेट को उठाया और वो आरएलडी के सिंबल पे लड़ रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट को फील्ड किया है इन्होंने, आरएलडी ने, तो वहाँ पे इक्वेशन चेंज होगी। वहाँ पे अब एक वीडियो वायरल हुआ था, तो जाट लोगों से पूछ रहे थे कि भाई आरएलडी को दोगे या एसपी को दोगे, तो उन्होंने एसपी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आरएलडी को भी तभी देंगे जब कैंडिडेट हमारा होगा। तो आरएलडी को भी तभी वोट मिलेगा उसके सेक्शन के वोटर से, अनलेस बहुत हार्डकोर पार्टी मेंबर्स टाइप हो, तो वो अलग बात है। मतलब तभी वोट मिलेगा, कोई जाट खड़ा किया है तो वो फाइट में रहेगा। और ये ऐसे फैक्टर्स ये ज़्यादा एनालिसिस में आते नहीं है। ये बेसिकली ये इशू है कि वो ये पूरा इशू इज एक थोड़ा हेलीकॉप्टर व्यू से शुरू होता है ना, जैसे एक लेगेसी मीडिया का व्यू ऑफ दिस, एंड देयर कुछ रिपोर्टर्स तो है जो उसे ज़्यादा जाता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, पर एक हेलीकॉप्टर व्यू से आप शुरू करते हैं तो यही होगा। लाइक इतना डिटेल में लोग जानने का इंटरेस्ट नहीं कोई है, भी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो एक चीज़ है। दूसरा नैरेटिव भी है इसमें कि वो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज
लेगेसी मीडिया है वो काफ़ी इन्वेस्टेड था इन दिस नैरेटिव की जो 2013 का राइट से एक पोलराइजेशन हुआ था, वो पोलराइजेशन बंद हो गया आफ्टर फार्म प्रोटेस्ट, राइट। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है इस पे, और ये एक्साइटिंग सीट्स लगती हैं 3-4 मुजफ्फरनगर, हाँ, मेरठ, और ये आपने जो बोला, ये जो पॉइंट दैट यू नो लोग जो आरएलडी को वोट करने का प्लान कर रहा था वो शायद रीथिंक कर रहे हैं बिकॉज जाट हिंदू कैंडिडेट नहीं है, जाट कैंडिडेट नहीं है एक्सेट्रा, वो ये नैरेटिव के अगेंस्ट है। बिकॉज लाइक एंड जयंत चौधरी का स्पीचेस भी, इफ यू लुक एट इट, जयंत चौधरी का पॉइंट ये है कि ही इज गोइंग बियॉन्ड कास्ट एंड कम्युनिटी, राइट, टू से कि वो किसान नेता है। नाउ जब वोटर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टली हिटिंग हिज नैरेटिव। नाउ ये भी नहीं है कि आई मीन ये 5-6 वीडियोस वायरल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं। हमें पता नहीं, वो सिर्फ 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कितने लोग क्या सोच रहे हैं। बट ये एक जो नैरेटिव है दैट इज नॉट द नैरेटिव दैट एक आरएलडी एज अ पार्टी, एंड आरएलडी को उसके अगेंस्ट कुछ आंसर नहीं है, राइट। बिकॉज आरएलडी ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट इज द अरेंजमेंट दे हैव विद एसपी, राइट। बिकॉज आरएलडी का परफॉर्मेंस भी आप देखो ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स, आई थिंक अजीत सिंह ने आरएलडी को क्रिएट किया, आई थिंक 90s में, लेट 90s में। आई थिंक 96 में भी वो ही वॉज इन कांग्रेस। ऐसा उनका पॉलिटिकल जर्नी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो जैसे क्रिएट हुआ है इस पार्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस असेंबली लेवल पे साथ बीजेपी के साथ 2002, लोकसभा में भी बीजेपी के साथ 2009। तो उसके बिना उनका परफॉर्मेंस हैज नेवर बीन ग्रेट। जैसे 2004 में वो एसपी के साथ 3 सीटें मिली लोकसभा में। 1999 में अकेला होके 2 सीट मिले थे, बागपत और कैराना। तो 2014 में अकेला लड़ा, कंप्लीटली हार गया। जैसे राकेश टिकायत भी हारे, काफी बुरी तरह से हारे, 10,000 वोट। हाँ, आई थिंक अमरोहा कहीं से ही हैड कॉन्टेस्टेड, बुलंदशहर से शायद नहीं, बुलंदशहर अमरोहा से हो सकता आरएलडी का टिकट में। 2017 में भी यही हुआ, एंड 2017 में ये था कि एग्जैक्टली सेम नैरेटिव था जो अभी चल रहा है। और उसमें ये भी याद रखना पड़ेगा 2016 में दंगे भी हुए थे हरियाणा में, करेक्ट। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के इमेज पे वेस्ट यूपी में था। एंड ये लोग अभी शायद भूल गए हुए ये बात आती नहीं ना। इवन आई रिमेम्बर दिस ओनली यस्टरडे कि मैं सोच रहा था कि चीजें कि आज तो बात कर रहे हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा। ये उस टाइम में सोचा। और एक लीडर भी था, आई थिंक उनका नाम मैं भूल गया, वो जाट रिजर्वेशन का लीडर था, कोई मालिक, यशपाल मलिक। तो उनके बारे में लाइक वो एक्चुअली ही वाज एक्टिवली कैंपेनिंग अगेंस्ट बीजेपी। जैसे इस इलेक्शन में, और वो वेस्टर्न यूपी का लीडर था और वो वहां जाके लीड कर रहा था। इस इलेक्शन में जो राकेश टिकायत का रोल है, वही रोल लास्ट इलेक्शन में यशपाल मलिक का, एंड इट वाज मच मोर बिगर इमोशनल इशू एट दैट टाइम। ओके, सो दैट वो आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे वो उतना, मैं वेस्ट यूपी में था नहीं उस टाइम पे, बट सो ये आरएलडी लास्ट टाइम द सेम स्टोरी हैपेंड। और आरएलडी इस पूरा लाइक नैरेटिव के बाद वो एक सीट जीता, सिर्फ चपरौली, मतलब सिर्फ घर जीता, जहाँ पे तो ये भी कहते हैं कि मतलब लैम्प पोस्ट भी हो, हाँ, और वो भी चला गया, वो भी जीत जाएगा, और वो भी चला गया टू बीजेपी। वो ऑफ कोर्स दैट इज मे बी दैट इज नॉट आरएलडीज फॉल्ट, सो कांट ब्लेम इट ऑन देम। बट वो, एंड 2019 में महागठबंधन में उनको 2 वेरी विनेबल सीट्स दिए, जैसे बागपत उनका घर है अगेन, बिल्कुल, एंड मुजफ्फरनगर डेमोग्राफिकली महागठबंधन के साथ ऑलमोस्ट अनविनेबल है बीजेपी के लिए, बिल्कुल। एंड वो दोनों अगेन टॉप 2 लीडर्स, जैसे जयंत हिस्टोरिकली मथुरा से लड़ रहे थे, बट ही वेंट टू बागपत फॉर अ सेफर सीट, फिर भी हार गए, बिकॉज मथुरा में चांस ही नहीं था। आई मीन मथुरा में तो बिल्कुल ही वो आपने जैसे बताया कि वो वेस्ट यूपी है लेकिन कभी डिस्कस नहीं होता, तो इसीलिए क्योंकि उसको भी समझ में आ गया। उनको बहुत बुरी तरह से हेमा मालिनी हैड डिफीटेड एक्चुअली मथुरा में, सो ही हैड लिटरली ran away to Bagpat, फिर भी हार गया। So when you are Akhilesh Yadav and you are thinking of giving seats to RLD, and RLD को अभी दे रहे, I think they have given 30-35 seats,
तो कुछ रीजन होना चाहिए, राइट? आई मीन, एंड आरएलडी को जैसे एसपी ने सीट्स दिया है, वो सेम रीजन बीजेपी गिव सीट्स टू ये अपना दल एंड निषाद पार्टी, राइट? वो सिग्नलिंग का है. मतलब अपना दल को आई थिंक अभी पूरा नंबर इज नॉट आउट येट, बट आई हैव हर्ड एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 सीट. वो आई मीन अपना दल को 15 to 25 सीट्स का स्ट्रेंथ नहीं है यूपी में. उनको कैंडिडेट्स भी नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट वो सिग्नल है टू कम्युनिटी के लिए, टू द कम्युनिटी की यार वी आर, हम साथ में हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं. वही है निषाद पार्टी के साथ भी, बिकॉज बहुत जगह पे जिन लोगों को, एंड ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिन लोगों को बीजेपी डजंट वांट टू गिव लोटस सिंबल बिकॉज उनको साथ रेप्यूटेशनल इश्यूज है, उनको इन पार्टियों से लड़ते हैं. तो ये सब होता रहता है. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, अभी लिस्ट भी पूरा आया नहीं है तो नाम नहीं ले रहे, बट ये सब होता है. वही किया है एसपी विद आरएलडी. बट द प्रॉब्लम रियली हियर इज कि यहाँ एक डेमोग्राफिक इशू है जो, और एक कम्युनल इशू है विच मेक्स दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स मोर ट्रिकी दैन, आई मीन एक बीजेपी वोटर इन ईस्टर्न यूपी वोटिंग फॉर अपना दल या निषाद पार्टी का कुछ डिफरेंस है इन द काइंड ऑफ अरेंजमेंट ये जो वेस्ट यूपी में करने का, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव वही है. और मेरे अंडरस्टैंडिंग से एक्चुअली अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों एक्सट्रीमली सेक्युलर लीडर्स है, इन द सेंस कि वो एक्चुअली आई थिंक उनका सोच भी ऐसा ही होगा कि क्या डिफरेंस है, बट आई डोंट थिंक वो माइंडसेट वोटर का है. एंड ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इश्यूज है यहाँ पे इन दिस अरेंजमेंट जो आरएलडी ने एसपी के साथ किया, एटलीस्ट ये रीजन पे. एंड प्रॉब्लम ये कि जो और सीट्स दिए हैं आरएलडी को, जो ये अगेन ये मथुरा बेल्ट में है, आई डोंट थिंक उनके पास उतना स्ट्रेंथ है कि दे कैन विन अ लॉट ऑफ इट. अच्छा, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है कि भाई 5 सीट अगर तुमको 30 है, 30 मतलब लग रहा है कि यार 5-6 एक्स्ट्रा दे दी तो हम अपने कैंडिडेट तुम्हारे सिंबल पे खड़े कर देंगे. एंड इसमें एक और ये है कि मुस्लिम्स का भी, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो वेस्टर्न यूपी का, एंड जो लोग वेस्टर्न यूपी बोल रहे हैं ये सीट्स का, मुस्लिम्स आर मच मोर देन जाट्स. जैसे एक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक मुस्लिम्स का पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 40% और जाट पॉपुलेशन मस्ट बी 10 to 15% और मे बी मैक्सिमम 20%. आई मीन वो नंबर तो आई डोंट हैव, बट सो एंड एक आरएलडी और एसपी कैंडिडेट मुजफ्फरनगर से जीतना है तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम सपोर्ट होना पड़ेगा. सिर्फ जाट सपोर्ट पे यू कैन नॉट विन बिल्कुल इन एनी ऑफ दीज एरियाज. तो मुस्लिम्स को भी ये फीलिंग है कि बॉस हमारे वोट से जीत रहे तो हमको भी टिकट मिलना चाहिए. ये नेचुरल फीलिंग है. सो दैट इज वाई ये इश्यूज आ रहे हैं. जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आया था सिवल खास सीट पे. सिवल खास एक्चुअली जो 2019 इलेक्शन सिवल खास बागपत लोकसभा में है, जयंत चौधरी का लीड सिवल खास में चपरौली से भी ज़्यादा था. तो एक्चुअली सिवल खास ऐसा सीट है जो 100% ये अलायंस इस बार जीतना है. 2017 में भी बीजेपी कभी सोचा भी नहीं था कि वो सिवल खास जीतने वाले थे. पर अभी हुआ क्या है कि वहाँ पे आरएलडी सिंबल पे जो कैंडिडेट लास्ट टाइम एसपी से लड़ा था उनको दिया है टिकट, हु इज अ मुस्लिम, और ये इशू हुआ है वहाँ पे. व्हेन ये लोग बोल रहे हैं कि यू नो एसपी और आरएलडी का ये इशू है, वन ऑफ द सीट्स जिसके ऊपर मैक्सिमम डिस्कशन चल रहा है वो सिवल खास है. एंड यही प्रॉब्लम और भी जगह पे है, इतना मुझे याद नहीं ऑफ हैंड. तो ऐसे अगर ऐसी सीट्स पे इस सब के बाद एनालिसिस किया जाए तो पिक्चर कुछ और निकल के आएगी फाइनल. ये मेजर जो मैक्रो इश्यूज बना दिए जाते हैं ना, मैक्रो नैरेटिव्स कि भाई जाट वोट, लेकिन कौन सी सीट पे क्या कैंडिडेट है, किस वजह से, वो फैक्टर्स जो एक्चुअली में इम्पैक्ट करते हैं इलेक्शन डे पे डिसीजन मेकिंग का, वो डिस्कस नहीं होता है. मैक्रो नैरेटिव्स में चलती है बात कि ये नाराज है, वो नाराज है, लेकिन वो ग्राउंड पे पर सीट पे डिफरेंट इश्यूज हैं, वो नहीं होते. वो इलेक्शन रिपोर्टिंग का ग्लोबली एक बिग डिबेट है. जैसे 2016 में ये हुआ था बिटवीन पोलिंग एंड ग्राउंड रिपोर्टिंग. तो दोनों दे आर 2 डिफरेंट ट्रैक्स, राइट? बिकॉज जो जर्नलिस्ट या हुएवर इज इंटरेस्टेड इन रिपोर्टिंग वो एक जगह जाता है तो
दे विल हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू पिक अप. द पर्पस थोड़ा डिफरेंट है और पोलिंग का पर्पस थोड़ा डिफरेंट है. कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अगर अच्छी एनालिसिस के लिए एक ऐसा सेंटर बने या कोई रिपोर्टर करना चाहे तो दोनों को कहीं ना कहीं एक मिक्स सा बनाना पड़ेगा, राइट? और इंडिया में उतना पोलिंग है नहीं. जैसे अभी जितने भी पोल्स आ रहे, एबीपी सी वोटर एक बहुत अच्छा, एटलीस्ट आई एम रियली अप्रिशिएटिंग देम दिस टाइम, बिकॉज एक तो दे हैव डन सो मेनी पोल्स, तो शायद वो सही है गलत एक ट्रेंड तो है. वी विल ओनली नो कि रिजल्ट के बाद कि ये सही है. बट बंगाल में उनका जो इलेक्शन के पहले का पोल्स था वो एक्चुअली एंडेड अप बीइंग करेक्ट, और उनके एग्जिट पोल शायद गलत हो गए थे. वो तो ऐसा लगता है ना कि घर पे बैठ के बना रहे हैं भाई एक्सेल शीट में कि ये इतने I mean, I wouldn't be so harsh, but at least when somebody is doing a poll month on month, right? जैसे सी वोटर पोल आई थिंक अगस्त से शुरू हुआ या सितंबर से, तो मेरे पास 6 पोल्स है, तो एटलीस्ट मुझे एक आइडिया मिलेगा कि भाई अगस्त में 5 से बीजेपी वाज एट 40 और जनवरी में 42 पे है, तो कुछ इम्प्रूव हुआ है. नाउ एक्चुअल नंबर में भी 32 and 34, बट एटलीस्ट ये अनलाइकली हुआ होगा कि 30 बन गया और ये बोल रहे 34. तो मतलब कम से कम आपको डायरेक्शन पता चल जाती है, डायरेक्शन पता चलेगा वो, एटलीस्ट दैट इज यूजफुल इफ यू आस्क मी. बट ये नंबर गेम, बिकॉज बाकी सारे पोल्स काफी रैंडम लग रहे हैं. जैसे एक जी न्यूज को पोल मुझे ट्विटर पे देखा, मैं चैनल्स देखता नहीं हूँ, कि आज आया है और उसका सैंपल साइज है 1,20,000 इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में यार पीपल ओनली आर, इट्स नॉट अ वेरी हेवीली पॉपुलेटेड स्टेट. व्हाई वुड यू डू अ पोल ऑफ 1,20,000? बिकॉज अनदर जो बहुत सीनियर लोग का भी एक मिसकंसेप्शन है कि सैंपल बढ़ेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा. ये गलत है. लाइक एक नंबर है वो मुझे अभी उतना याद नहीं है, इट इज अराउंड लेस देन 1,000 आई थिंक. वो नंबर से यू कैन पोल एनी दिस थिंग, आपका सैम्पलिंग करेक्ट है तो. अच्छा, नंबर डिनोमिनेटर बढ़ने से पोलिंग का एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ता नहीं तो है. ऐसा नहीं है कि 10,000 लोगों से पूछोगे तो वो अलग पिक्चर निकल के आएगी. करेक्ट. वो करेक्ट सैंपल होना चाहिए. जैसे एक आप किसी डिस्ट्रिक्ट को पोल कर रहे हैं, वॉट एवर आपका यूनिट है, तो उसका सैंपल शुड बी सिमिलर टू दैट डिस्ट्रिक्ट. जैसे इतना आइडियली 50-50 होना चाहिए. जेंडर होना चाहिए. उसके बाद कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना इक्वल होना चाहिए. एज, ये सब ऑब्वियसली ये सब जैसे इंडिया के सिनारियो में मुश्किल है. जैसे लाइक कास्ट एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, राइट? जैसे यूएस में करते हैं तो यू जस्ट लुक एट इट बाय रेस. एंड अभी लोगों को पता चला कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिन लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है वो ज्यादा रिपब्लिकन है. वो नया नॉलेज है उन लोगों के लिए. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो डिटेल इन डेप्थ पोलिंग हुआ नहीं अभी तक. और एटलीस्ट अ लॉट ऑफ पीपल और सीनियर लोग, ऐसे सिर्फ रैंडम लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सोचते हैं कि सैंपल बढ़ गया तो एक्यूरेसी बढ़ गई. गलत है. एंड दूसरा चीज है कि यार 1,20,000 पीपल को मिलना इट्स नॉट इजी. आप कहाँ से लेके आ रहे हो ये लोगों को? लाइक मुझे कॉल आता है, मैं तो कट कर लूंगा. लाइक कहाँ से मिल रहे हो यार आपको 1,00,000 लोग? वो उत्तराखंड में, लाइक नॉट इवन ऑल इंडिया. तो शायद ये, आई मीन आई डोंट नो इसका लोकसभा में तो करोड़ों लोगों से बात कर लेंगे वो. गोवा में किसी ने किया, गोवा में एक सीट का नंबर है, पॉपुलेशन है 30,000. किसी ने गोवा में आई थिंक 70,000 का सर्वे किया. भाई यू हैव पोल्ड मोर देन 2 असेंबली सीट्स. हो क्या रहा है? आर यू एबल टू डू इट? एंड ये चीप नहीं है पोलिंग. पोलिंग काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए एवरीवन डजंट डू इट. बस नहीं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पोलिंग करेंगे ना. वो एक्सपेंसिव है. एंड बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये इलेक्शन का, स्ट्रेटजी बनाने का और सब, फिर भी कोई भी मतलब क्रैक नहीं कर पाया कि यार एग्जैक्ट, मतलब कम से कम नॉट एग्जैक्ट बट 100 आउट ऑफ 100 तो आप सही नहीं कर सकते हो, बट कम से कम इतना तो गलत नहीं हो सकते कि बंगाल में आप एक बोल रहे हो और एकदम से अपोजिट आ रहा है, और एक जगह आप बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, दूसरी में आप बिल्कुल फिनिश. तो मतलब ये क्या है? इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस बिजनेस इज. आई थिंक यार इफ यू आस्क मी, इंडिया में इलेक्शंस प्रोफेशनल हुआ सिर्फ
14 के बाद। तो उसके पहले जो भी हुआ तो बहुत रैंडम हुआ। तो किसी पॉलिटिशियंस का इंफॉर्मेशन भी आते थे मीडिया में, मीडिया से, और मीडिया में लोग कुछ भी नैरेटिव ही वहीं से चलता था, और फिर वो पॉलिटिक्स में भी वही ट्रांसलेट होता था। तो वो एक थोड़ा पीपल वर स्मोकिंग देयर ऑन एग्जॉस्ट का सीन था। तो वो चेंज होने से अभी क्या 8 साल हुए हैं, टाइम तो थोड़ा चेंज तो आ रहा है, प्रोफेशनलिज्म इज 100% कमिंग इफ यू आस्क मी, बट उसको टाइम तो लगेगा। आई मीन मे बी 2029 का लोकसभा चुनाव में वी विल सी काफी हर इलेक्शन के साथ इम्प्रूवमेंट है बिल्कुल। और यहाँ तो हर इलेक्शन में नहीं बोलेगा, जैसे 2019 का लोकसभा का पोल्स बहुत सही थे, बट हरियाणा और महाराष्ट्र काफी गलत हो गए और उसके बाद बिहार भी काफी रैंडम थे। बंगाल तो रीच्ड अनदर लेवल ऑफ बिल्कुल क्या बोलते हैं अब्सर्डिटी। और मतलब ये है ना कि जैसे बिहार में एक कंसिस्टेंटली अच्छा करता है, जो मतलब बहुत अच्छा पोलिंग रिजल्ट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट, और फिर वो बंगाल में जाके एकदम उल्टा, मतलब तो एकदम रैंडम है ये। तो इसमें खैर इस पे क्या और कभी फिर से बात करेंगे। अवध पे आते हैं, बीच का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, तो हमने वेस्ट यूपी का देख लिया हिस्ट्री, और अवध का जो रीजन है उस पर थोड़ा बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा हिस्सा है कि हमको पूर्वांचल पे भी बहुत बात होती है, बुंदेलखंड की भी बात हो जाती है, अवध की उतनी बात नहीं होती, और उसमें एसपी भी थोड़ा काफ़ी कम्पिटिटिव है। वो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि अवध के बारे में उतनी बात होती है, क्योंकि इलेक्शंस एक्चुअली यूपी में आर वन एंड लॉस्ट इन अवध, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्विंग सीट्स उधर ही है। बिकॉज अवध का जो डेमोग्राफी है, जैसे एक वेस्ट लाइक मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर बेल्ट या मुरादाबाद या इन एरियाज में एक डेमोग्राफी है विच मीन्स कि रिजल्ट डजंट स्विंग, इट कांट गो 100% इधर या उधर, इट विल ऑलवेज बी इधर। और जैसे मथुरा है तो ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है एक पार्टी का, बरेली का भी थोड़ा वही है। अवध में टोटल स्विंग हो जाता है ना। अवध इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस मेरे ख्याल से, बिकॉज 2014 के बाद बीजेपी का स्ट्रेंथ उधर हुआ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि 2014 के जो रिजल्ट्स थे उसे ज़्यादा रिजल्ट्स आया बीजेपी को 17 में और फिर 19 में, विच इज़ काफ़ी रेयर इन इवन यूपी। लाइक 17 में मोस्ट प्लेसेस इन यूपी, जैसे हमने बात की, बीजेपी को नेशनल इलेक्शन में ज़्यादा वोट मिलता है बिकॉज ऑफ वो नेशनल पार्टी, वो फीलिंग। 17 में अवध के जो कोर डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे हरदोई, सीतापुर, खेरी, ये डिस्ट्रिक्ट्स में मैसिव इंक्रीज हुआ ऑफ बीजेपी वोट। सो जैसे प्री इलेक्शन हम सोच रहे थे जितने सीट्स आ सकते हैं हरदोई में या सीतापुर में, उससे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एक्चुअल वोट चेंज हुआ बिटवीन 14 एंड 17 एंड दैट इज समथिंग जो लोग उतना एटलीस्ट मैंने डिस्कशन में नहीं देखा है कि हुआ क्या, होता ही नहीं है, हुआ क्या यहाँ पे कि क्या हुआ, लाइक व्हाई दिस इंक्रीज, बिकॉज वो इंक्रीज इज व्हाट हेल्प्ड देन इन 2019 की आप 14 के रिजल्ट्स देखो तो एमजीबी वुड शुड हैव वन अ लॉट ऑफ सीट्स इन अवध। सब बाराबंकी एक है, हरदोई, मोहनलालगंज, ये सीतापुर, मिस्री, ये सब एमजीबी शुड हैव वन इन 2019, बट वो हार गया और काफ़ी ह्यूज मार्जिन से हारा, बिकॉज एक्चुअल वोटिंग चेंज हुआ यहाँ पे बिटवीन 14 एंड 17। आई थिंक एक जो फीचर है, आई थिंक शायद ये दिस इज ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड द पासी बेल्ट। अच्छा, जो व्हेन पीपल से अबाउट नॉन जाटव दलित, तो सबसे ज़्यादा prominent non-Jatav Dalit community in UP are Pasis. Paswan. So या वो अलग है? I am not very sure of that. I think okay because Paswan term is used only in Bihar. UP में the term Pasi is only used. Okay. A lot of the leaders have the surname Rawat. अच्छा. In UP. Then it must be different. But वो community I think moved very decisively towards BJP in 2017. Non-Jatav Dalits. Non-Jatav Dalits में the largest block, I think 20% Dalit population of UP, I think 11 to 12% are Jatavs. I think 4 to 5% are Pasis. Okay. But the thing with Pasis के ये point है कि वो heavily concentrated है in Awadh, in a few districts of Awadh.
सो वाइल उनका पॉपुलेशन एट यूपी लेवल में भी ओनली 4 to 5%, उनका एक्चुअल इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस इज वेरी मच हायर बिकॉज ऑफ ये कॉन्सेंट्रेटेड नंबर्स. एंड वो मूवमेंट हुआ इन बिटवीन 14 and 17, वो थोड़ा बीजेपी का एक बिग बूस्ट. ये एक अच्छा फैक्टर इनको मिल गया, नॉन जाटव दलित का जो एडिशन हुआ करेक्ट वोट बैंक में. और भी कोई एडिशन था जो इम्पैक्ट किया, या और कोई फैक्टर था ऐसा इन अवध? नो, इन आई थिंक 14 और 17 के बीच ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था. अवध के बारे में हम थोड़ा ज्यादा ब्राह्मण वोट भी शायद ज्यादा वहीं पे है. करेक्ट. अच्छा. वो बात करते हैं तो अवध में भी 3-4 रीजन्स है. जैसे एक लखनऊ डिवीजन है, जो लखनऊ सिटी है, तो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है फॉर द लास्ट 30 years. जनसंघ के टाइम पे बीजेपी कभी जीता नहीं है लखनऊ, बट जो मॉडर्न बीजेपी है, बीजेपी का गढ़ है. वो एक एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरा ये नॉर्थ इंडिया का सिटीज जो लोग अभी सोचते हैं कि टोटल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जनसंघ के टाइम में बीजेपी रेयरली जीतता था. जैसे इंदौर है अनदर, जो ऑफ कोर्स नॉन यूपी सिटी, बट जो अभी कंसिडर्ड लाइक हार्ट ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स, राइट, बट वो इट वाज नेवर वन अंडर जनसंघ. वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था. तो लखनऊ भी ऐसा ही है. इंटरेस्टिंगली अवध में रूरल सीट्स बीजेपी जीता है एज जनसंघ. अच्छा. जैसे आई थिंक हरदोई भी जीता है शायद, बट सीतापुर भी जीता है, जो रूरल सीट्स है. एंड अवध में ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अयोध्या इज इन अवध, राइट. आई मीन अयोध्या आपका एटिमोलॉजी भी देयर इज सम कनेक्शन विद अवध. एंड जो राम मंदिर मूवमेंट का बेसिस था, सो अवध के जो ट्रांस गागरा जोन बोलते हैं लोग, दैट इज देवी पाटन मंडल, दैट इज गोंडा, बहराइच एंड बलरामपुर, 4 लोकसभा सीटें हैं. वो इट इज़ वेरी नियर अयोध्या. तो वो पूरा एंटायर अयोध्या मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम हियर बिकॉज एंड इफ यू आप 1950s का इलेक्शन रिजल्ट्स देखते हैं तो के नायर जो फेमस है फॉर जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने मतलब मंदिर में वो रखवाए थे. वो आरोप भी नहीं है, वो फैक्ट है. वो तो ठीक बात है, लेकिन तो उनको फील्ड किया था शायद. हाँ, वो जीते भी थे, उनके वाइफ भी जीते थे हिंदू महासभा टिकट. वो तो कहाँ केरला से थे, के नायर केरला से थे. उनके वाइफ आई थिंक नॉर्थ से थे, एग्जैक्टली बिकॉज वो उन्होंने सरनेम भी चेंज किया, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट एंड ऑनेस्टली ये लोगों के बारे में उतना पता है नहीं है लोगों को. लाइक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विच आर स्प्रेड अक्रॉस so many articles. की स्पेशलिटी भी है ना कि देखो रीजन वाइज का वो उसको कोई मतलब नहीं है कि ही इज फ्रॉम केरला और एनीवेयर एल्स. करेक्ट. तो काम किया तो आई थिंक के नायर हैड वन फ्रॉम कैसरगंज या गोंडा. उधर शकुंतला नायर, हिज वाइफ, लेटर वन फ्रॉम देयर. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ग्रुप में था जो लोग अभी धीरेन्द्र झा के बुक, आई मीन धीरेन्द्र झा ऑफ कोर्स उनका आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है, बट उनके बुक में जो 3 लोग ये मूर्ति के कॉन्स्पिरेसी के हिस्से थे, एक के नायर थे, दूसरे वाज महंत दिग्विजय नाथ, ऑफ कोर्स अभी गोरखनाथ का उस टाइम का महंत, एंड दादा गुरु, करेक्ट, एग्जैक्टली. एंड बलरामपुर का राजा पाटेश्वर प्रसाद सिंह. तो अटल जी पहले लोकसभा गए थे बलरामपुर से 1957 में. तो उस टाइम पे ही हैड एक्चुअली लॉस्ट फ्रॉम बोथ मथुरा एंड लखनऊ, जो तीन सीटों से खड़े हो सकते थे पहले, लड़े थे. और ही सिर्फ बलरामपुर से ही हैड वन. अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर ये सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया, आई थिंक 1 महीने पहले, उन्होंने ये भी बात किया था उधर बलरामपुर में, क्योंकि अटल जी का 2 बार जीता अटल जी बलरामपुर से. और वो ये मूवमेंट के, इट वाज पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट कि ये राम मंदिर मूवमेंट का स्ट्रेंथ अभी भी आप देखो 2014 के मार्जिन 17-19 ह्यूज मार्जिन से. इंटरेस्टिंगली ये एरिया हेवी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, बोथ बहराइच एंड बलरामपुर. सो बलरामपुर का अभी जो सीट
इट इज नाउ कॉल्ड श्रावस्ती, बिकॉज वन नया डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। वो सीट एक्चुअली एमजीबी ने जीता था, बीएसपी, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक अबव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है उधर। अच्छा। बट गोंडा, बहराइच, कैसरगंज सारे बीजेपी जीता ह्यूज मार्जिन से, एंड अगेन हेविली अपर कास्ट डोमिनेटेड एंड हेविली डोमिनेटेड बाय हिंदुत्व। ओके। कि ओनली टाइम आई थिंक ये एसपी का उधर एक ही होल्ड था, विच वॉज बेनी प्रसाद वर्मा, जो उनके बड़े नेता थे जो बाद में कांग्रेस गए थे, ही इज नॉट मोर अभी। वो कुर्मी कंसोलिडेशन कुछ किए थे उधर विद मुस्लिम्स, ओबीसी प्लस मुस्लिम कंसोलिडेशन। ओबीसी फैक्टर भी काफी है अवध में। सो वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है। ये देवी पाटन में तो बेनी प्रसाद वर्मा किए थे, हरदोई एंड सीतापुर में उतना ओबीसीज का है, अगेन मोस्टली कुर्मीज, बट दे हैव ब्रॉट, whenever BJP has been reasonably strong, they have been with BJP is my reading. Okay. और उधर पासीज भी थे, और पासीज भी 90s में बीजेपी के साथ थे। और ब्राह्मण वोट तो सबसे ज्यादा जो है कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी का, वो आई थिंक आफ्टर मुस्लिम्स, वो इधर भी है, और पूर्वांचल के बारे में बात कर रहे हैं, बट इधर भी काफी है, स्पेशली देवी पाटन में बहुत ज्यादा है। देन यहाँ पे ऑल्सो ठाकुर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, बिकॉज ये एंड मोर देन देयर नंबर्स, जैसे राजा भैया भी अवध से आते हैं, और छोटे छोटे राजा बहुत है यहाँ पे, हु स्टिल हैव कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज। जैसे अभी गोंडा का बीजेपी एमपी है कीर्तिवर्धन सिंह, वो भी ही इज अ किंग, आई मीन। तो वो लोग सुनते हैं। अमेठी इनिशियली जब गांधी फैमिली गए थे वहाँ पे, संजय सिंह, तो अभी ही इज ऑल्सो इन बीजेपी। उनके फर्स्ट वाइफ हु इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, शी इज द करंट बीजेपी एमएलए फ्रॉम अमेठी। तो प्रतापगढ़ में ऑफकोर्स राजा भैया इज वेरी फेमस। सो इस एरिया में काफी लोग, तो ये लोग पहले एसपी के साथ थे या कांग्रेस पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर बीजेपी के पास, जैसे राजा भैया एसपी के साथ थे, तो वो भी एक स्टोरी है उसमें कि जो ये बीजेपी का जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था तो उसमें ये लोग जो साथ में थे वो एसपी के साथ चला गया, बिकॉज आई थिंक ये हुआ था आफ्टर 2002 जब बीजेपी सपोर्टेड मायावती वेंट आफ्टर ठाकुर वेरी हेवीली। ठाकुर ब्राह्मण बी वोटर्स, ओके, यू आर सेइंग अगेंस्ट देम। अच्छा। तो एंड बिकॉज बीजेपी उनके साथ थे गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का काफी लॉस ऑफ ठाकुर सपोर्ट हुआ वो 1-2 साल में। दैट इज व्हेन राजा भाई इनिशियली एक बीजेपी से जुड़ नेता थे, वो एसपी में चला गया अराउंड दिस टाइम। अच्छा। ही इज ऑलवेज रिमेन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स ऑफिशियली, बट वो उस टाइम पे अराउंड 2002-3 पे चला गया। मायावती उनके अगेंस्ट पोटा भी लगाए थे। तो दैट वाज द, एंड वो ठाकुर सपोर्ट बीजेपी को वापस मिला 14 में। बहुत टाइम लिए थे, और ये अवध में काफी बीजेपी को वीक कर दिया। तो अभी लग रहा है कि वहां पे ज्यादा लॉस नहीं होगा बीजेपी को, लॉस ऑफ सीट्स अगेन अभी कुछ, क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर्स है नहीं, जैसे ना तो ब्राह्मण नाराज हैं, मतलब जैसे नरेटिव चलता है वो बात अलग है, लेकिन देयर इज नो रीजन, इशू नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है तो है, बट वो बात, वो तो हाँ, एटलीस्ट जैसे एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से कुछ रीजन नहीं है फॉर सीरियस लॉसेस इन अवध, लाइक कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो। करेक्ट, एंड वही लोग भी बोल रहे हैं कि अवध में कुछ इशू नहीं है, देखते हैं। बट अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा लॉस वाला जो एरिया बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा छटनी होगी भाजपा की, वो है पूर्वांचल का। तो वो ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल में 2014 में 2019 में थोड़ा डेमोग्राफिक इश्यूज भी हैं, और मतलब लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, वो उनका पॉपुलेशन थोड़ा सब्सटेंशियल है कंपेयर टू अवध, और उसमें भी बीजेपी सपोर्ट थोड़ा कम है शायद। जैसे अवध में नॉन जाटव दलित्स हैं, वहाँ पे थोड़े जाटव्स ज़्यादा हैं, अगर मैं सही हूँ तो। करेक्ट। सो एक अगेन पूर्वांचल, जब तो और क्या फैक्टर्स हैं वो पूर्वांचल में, आप पूर्वांचल के बारे में बात करें तो पूर्वांचल भी एक्चुअली 2-3 जोन्स में डिवाइडेड है। तो उसका आप नॉर्थ से शुरू होता है, तो पूर्वांचल के सबसे नॉर्थ में है व्हाट इज कॉल्ड गोरखपुर जोन। वो 4 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो हिस्टोरिक, वो बहुत हेविली अपर कास्ट डोमिनेटेड है, और वो वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर भी है।
और अब तो सीएम भी वहीं से, सीएम सिटी, सीएम अभी वहीं से है, और वो गोरखनाथ मठ का प्रभाव पहले से ही है, उसके कारण हिंदुत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव उस एरिया पे है. सो दैट हैज ऑलवेज बीन अ बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड. जैसे आप 90s में देखा, जैसे मैंने बोला मथुरा अलीगढ़ सब बीजेपी को ही वोट देते हैं, जैसे 3-4 सीट्स का क्लस्टर उधर भी है, जैसे महाराजगंज, गोरखपुर, उस टाइम पे जो सीट का नाम था पडरौना, जो अभी कुशीनगर बोलते हैं, ये सारे सीट्स उस टाइम से ही बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ही रहा है. जब बीजेपी रीजनेबली इन्फ्लुएंशियल है यूपी में, तो बीजेपी विल विन दी सीट्स. और ऑफ कोर्स गोरखपुर तो हैज ऑलवेज बीन ए स्ट्रॉन्ग होल्ड. तो वो एक रीजन है. उसके वहां का बॉर्डर है घाघरा रिवर, एंड घाघरा के नीचे जब आते हैं तो बिटवीन द घाघरा एंड द गंगा, बिकॉज वहां पे गंगा काशी, प्रयागराज को छोड़ के उधर थोड़ा वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट है, काशी इज, गंगा फ्लोज थ्रू काशी, राइट. तो ये जोन बिटवीन घाघरा एंड गंगा, गोरखपुर, ये काफी स्ट्रांगली एंटी बीजेपी जोन है. अच्छा. और हिस्टोरिकली भी रहा है कि यहाँ पे पहले सोशल, अपना उत्तर प्रदेश का दूसरा दोआबा कह सकते हो. ये एक्चुअली यहाँ का पॉलिटिक्स बिहार के बहुत सिमिलर है, बिकॉज सेम इश्यूज की, जैसे 2015 में बीजेपी ट्राई टू फाइट अलोन, राइट, एंड काफी बुरी तरह से हार गया. वही इश्यूज यहाँ पे भी है, वही डेमोग्राफी भी यहाँ पे है. मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा है. मुस्लिम पॉपुलेशन हेवी नहीं है. अच्छा. है रीजनेबली 20-30%, 30 भी नहीं होगा, 20%, 15-20% ही है. बट काफी दलित पॉपुलेशन है, काफी ओबीसी पॉपुलेशन है. व्हेन यू लुक एट ओबीसी यूपी में, जैसे जितने भी ओबीसी कास्ट यू ट्रेडिशनली एसोसिएट विद बीजेपी, जैसे लोध कम्युनिटी है, कल्याण सिंह, उमा भारती के साथ बहुत हिस्टोरिकली सी बीजेपी का रहा है. अवध एरिया और बरेली का कुर्मीज जो है हिस्टोरिकली अगेन विद बीजेपी. देन अदर कम्युनिटीज विच हैव बीन विद बीजेपी, इवन मौर्यास टू सम एक्सटेंट. ये नन ऑफ दीज कम्युनिटीज यहाँ पे है. यहाँ पे सबसे ज्यादा है राजभर, हु आर ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट नाउ बिकॉज ऑफ ओम प्रकाश राजभर का पार्टी. देन एक नोनिया चौहान कम्युनिटी है. अच्छा. सो दीज आर नॉट कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली बीजेपी को सपोर्ट किया है. एक दूसरे ये एरियाज में हिस्टोरिकली सोशलिस्ट, दैट इज ऑफ कोर्स अभी समाजवादी, कम्युनिस्ट प्रेजेंस भी था. जैसे मऊ, गाजीपुर जैसे सीटों हिस्टोरिकली, जो मऊ डिस्ट्रिक्ट का सीट गोसी, सीट इज कॉल्ड गोसी, बट ये दीज आर प्लेसेस जहाँ हिस्टोरिकली कम्युनिस्ट पार्टी का भी प्रेजेंस है. एंड आप देखते हैं तो प्रयागराज भी एक्चुअली जोन पे ही आते हैं. द रूरल एरिया, सिटी तो ऑफकोर्स उनका पॉलिटिक्स डिफरेंट है, जैसे वाराणसी का भी पॉलिटिक्स डिफरेंट है. और इनका आप जब एमपी में जाते हैं और बिहार में जाते हैं, एमपी में व्हेन यू गो टू एमपी, जो बॉर्डरिंग एरियाज जैसे सतना, रीवा एक्सेट्रा, वहाँ पे भी हिस्टोरिकली बीजेपी का वीक पॉइंट्स ही रहा इन एमपी टिल द 90s. जैसे जनसंघ जब मालवा वेस्टर्न एमपी में स्ट्रॉन्ग थे या ग्वालियर जोन में स्ट्रॉन्ग थे, इट वाज नेवर एबल टू, ये बघेलखंड बोलते हैं. तो जो बुंदेलखंड वाला जो नहीं, बुंदेलखंड नहीं, उसके भी ईस्ट साइड पे बघेलखंड है. ठीक है. जो रीवा डिवीजन बोलते हैं. हाँ. वो हिस्टोरिकली सोशलिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था. ओके. एंड अभी बीजेपी का बीजेपी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग देयर, इट इज स्ट्रॉन्ग देयर. एमपी ऑफ कोर्स तो है बीजेपी का गढ़, बट वही थोड़ा कल्चर है इधर भी. और मोर देन कल्चर आई वुड से कि वही पॉलिटिक्स है. सोशलिस्ट प्रेजेंस सिंस 1950 से स्ट्रॉन्ग है. समाजवादी का, और अभी भी समाजवादी, आई मीन एसपी का स्ट्रेंथ है उधर, और बीएसपी का भी स्ट्रेंथ है. आजमगढ़ ऑफ कोर्स इसका हब है ये पॉलिटिक्स का, और गाजीपुर. सो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, जाटव है, यादव भी है. एंड एक्चुअली ये तीनों कम्युनिटीज का प्रेजेंस सिर्फ रीजनेबल नंबर्स में सिर्फ ये जोन पे है इन एंटायर यूपी. अच्छा. जैसे आप कोर मुलायम सिंह फैमिली का जो जोन है, कन्नौज, इटावा टाइप, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज वेरी नेग्लिजिबल. और आपका जो रोहिलखंड जोन है, लाइक मुरादाबाद, रामपुर, और इवन हमारा मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहाँ पे यादव पॉपुलेशन है ही नहीं. हाँ. सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ पे ऑल द 3 कम्युनिटीज जो अभी हु आर नॉट प्रो बीजेपी जो बोल सकते हैं. इवन इन 2019 जब 50% वोट शेयर मिला था, द रिमेनिंग 50% का 85% प्रॉब्ली केम फ्रॉम दीज 3 कम्युनिटीज. इन तीनों का प्रेजेंस
काफी स्ट्रांग है इस रीजन में, इसीलिए थोड़ा बीजेपी का थोड़ा वीक है। लास्ट टाइम का वेव इतना स्ट्रांग था कि इधर भी बीजेपी काफी सीट जीते थे जो जीतने के नॉर्मल लेवल पे नहीं जीत सकते थे। तो दैट बट यह सेम थिंग जो लास्ट टाइम हुआ था शायद यही हो सकता है कि ये लास्ट फेज है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आई डोंट नो आपको याद है या पीपल रिमेंबर इट, बट द प्राइम मिनिस्टर लास्ट 3-4 डेज में कैंप किया था वाराणसी में, और उस टाइम पे सबको पता था कि हो गया इलेक्शन। लाइक रिजल्ट भी मालूम था कि एक पार्टी ही चल रहा था वहां पे। और वो मूड पे ना सारे लोग जाके तो ये भी फैक्टर रहता है क्या कि भाई एक वेव चल रही है तो हम भी इसी के साथ? आई थिंक वो एंड में वोटर से ज्यादा कार्डर को ये फील होता है, स्पेशली ऑपोजिशन कार्डर को, कि भाई क्यों पैसा खर्च करना है, क्यों काम करना बचा लो थोड़ा पैसा, क्या पॉइंट है इसका। आई मीन लाइक अनलेस वो बहुत स्ट्रांग लोकल लीडर है और वो वोटर टर्नआउट में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है, और फिर जो बीजेपी का वोटर है वो निकलता है, एंड वहां पे गेम चेंज हो जाता है। और जैसा यू गो टू अ बूथ, यू मैच स्टिल गो टू अ बूथ, यू आर अनडिसाइडेड, यू गो टू अ बूथ एंड सी कि सिर्फ बीजेपी के लोग है उधर पे, तो व्हाई वुड यू वोट फॉर सम अदर पार्टी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जैसे प्रयागराज एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो इस रीजन से जाता है, करेक्ट, ठीक है, और वो मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी बात है उस एक्सप्रेसवे का वहाँ से जाना, और विकास का कितना फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों का कुछ बदलाव होगा क्या ऐसे जब रोड्स बनते हैं? और इससे मुझे एक्चुअली इस पे उतना ये नहीं है कि एक रोड से, क्योंकि रोड से एक फील गुड फैक्टर आता है कि फील गुड भी, और लोग भी कितने किसान जो होते हैं उनके, वो तो कितने लखपति करोड़पति बन गए होंगे ना, वो तो कितने ही लोग होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे कितने हजारों किसान होंगे, और हर गांव में थोड़ा पैसा आता है तो फिर लाइफ तो थोड़ी चेंज होती है। मतलब ये तो लगता है ना कि यार ये हम कोर वोटर नहीं है, लेकिन हमारे एरिया से इतना बड़ा वो निकला है, हाँ। थोड़ा सेंटीमेंट में तो शायद फर्क पड़ता होगा। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स जो मिले होंगे, जैसे आवास योजना है या ये वो तो खैर चलता ही है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो शायद ये सी फील गुड फैक्टर तो है, वो मैं आपके साथ हूँ उस पर। बट ये हार्डकोर एरियाज में फील गुड फैक्टर से क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे पता नहीं, बिकॉज ये उतना स्ट्रॉन्ग आई वोंट से एंटी बीजेपी, बट स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी वोट्स है इधर। और एक डिफरेंस है कि लास्ट टाइम जो राजभर के पार्टी थे, ही हैड बेस हियर, तो अभी लोग बोलते हैं कि राजभर पार्टी गया और अभी निषाद पार्टी आया, बट निषाद पार्टी को इधर है नहीं। अच्छा, निषाद पार्टी का स्ट्रेंथ मोर प्रयागराज एरियाज पे है और फिर गोरखपुर साइड पे है, बिकॉज वो आई मीन लार्जर पार्ट ऑफ निषाद कम्युनिटी लिव्स नियर द रिवर्स। यस। बट ये जो गैप एरिया है उधर पे उतना है नहीं है थोड़ा, और उधर दैट इज एक्चुअली राजभर पार्टी का बेल्ट है, मोर देन द कम्युनिटी बहुत जगह पे है। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का और उनका पर्सनल प्रभाव इधर ही है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, बलिया डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स और मऊ डिस्ट्रिक्ट, ये उनका हॉटबेड बोल सकता है। तो ये फैक्टर्स है, ये एक वीकनेस है बीजेपी का। बट आई मीन मतलब हो सकता है कि जैसे जब डेवलपमेंट होता है, सिटीज बनते हैं, तो बहुत मतलब कास्ट जो बैरियर्स हैं वो सब टूटते हैं, और लोग फिर थोड़ा सा विकास को भी शायद ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कास्ट शायद 15 साल में 15 साल देखते हैं वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। बुंदेलखंड की अगर बात करें, लास्ट एरिया, तो उसको थोड़ा सा अलग वैसे तो 3 ही मेन डिवीजन माने जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में भी जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहाँ पे ये डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो काफ़ी काम वहाँ पे भी हो रहा है। पहली बार लाइट वहाँ पे इतने अच्छे आने लग गई, शायद पानी का मुझे नहीं पता कितना सॉल्यूशन हुआ, बट जैसे बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है उसमें 1-2 बार। तो वो अभी बुंदेलखंड में क्या लग रहा है कि कितना इम्पैक्ट है भाजपा का, या क्या बदलाव हुआ है, हिस्टोरिकली क्या चेंज आया है, तो उस पर थोड़ा बताइए। बुंदेलखंड का जो 19 सीट्स है वो इट इज स्प्रेड अक्रॉस आई थिंक 7 डिस्ट्रिक्ट्स, तो बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है उधर। एक जो 2 डिविजन है, एक झांसी डिवीजन और एक
बांदा डिवीजन। तो ये झांसी डिवीजन है हिस्टोरिकली काफ़ी जगह पे भाजपा का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जलाऊं स्पेशली जो थोड़ा एक्चुअली नॉन बुंदेलखंड बोल सकते हैं, बॉर्डर एरिया है, बीजेपी का घर रहा है। झांसी पे भी काफ़ी स्ट्रेंथ है बीजेपी का। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट अगेन ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से काफ़ी पास में है, हमीरपुर, महोबा। और इधर लोध कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोध्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बीजेपी सपोर्टर्स। निषाद भी है, और इधर का निषाद मोर देन निषाद पार्टी दे आर एक्चुअली बीजेपी का सपोर्टर। okay. और साध्वी निरंजन ज्योति जो मिनिस्टर है फतेहपुर से, फतेहपुर भी इधर पास में इस एरिया के, उनकी भी असर है इधर। सो निषाद कम्युनिटी बीजेपी के पास है। लोध्स आर ऑल्सो विद बीजेपी का। उमा भारती इज एक्चुअली फ्रॉम दिस रीजन, तो वो स्ट्रेंथ है। एंड ब्राह्मण जान ठाकुर का भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स में है इधर। सो एटलीस्ट ये फेवरेबल रीजन है। फेवरेबल रीजन हिस्टोरिक, जब भी बीजेपी यूपी में अच्छा किया है तो बुंदेलखंड में बहुत अच्छा किया है। और एटलीस्ट दिस रीजन में झांसी एक सिटी है, वो सब है। यादव्स है मोस्टली द क्या बोलते हैं, हु आर ए स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी वोटर बेस हियर। बट सिर्फ यादव स्ट्रेंथ पे एसपी को उतना ज्यादा they have not been able to do much. Okay. But BSP, when it did well, used to cobble together local caste alliances. But ये एक bipolar election में I don't know कि क्या होगा, because BSP at least polls जो बोल रहे हैं, I don't think polls सही है। BSP इतना बुरा नहीं होगा परफॉर्मेंस, बट ऐसा है तो बुंदेलखंड में भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा। बांदा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा अलग है इसमें, बांदा और चित्रकूट, जो वो एक्चुअली ईस्ट साइड ऑफ बुंदेलखंड है। जो मैंने बोला बघेलखंड जो एमपी के में उधर ही उसके पास है। और उनका पॉलिटिक्स भी हिस्टोरिकली मोर रिलेटेड लाइक यूपी में, बिकॉज वो साइज के हिसाब से ये बुंदेलखंड के पार्ट माना जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। एंड उधर कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है। एंड ये कुर्मीज हैव बीन अ की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बीएसपी फॉर मेनी इयर्स। जो एमपी में भी ये कम्युनिटी एक्चुअली बीएसपी को वोट देते थे टिल वेरी वेरी रिसेंटली। इवन 2009 में बीएसपी रेवा लोकसभा सीट जीता था एमपी का। तो वो एक इधर भी है। एंड वो कास्ट पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा है इधर, ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी। अच्छा, तो वो पता नहीं, मैंने उतना इस टाइम का टिकट्स और ये सब देखा नहीं है। बट बांदा का आई थिंक 4 सीट हैं और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का 2 सीट है। ये देखना पड़ेगा थोड़ा कि क्या है उधर। अच्छा, ये जो बीएसपी का जो फैक्टर है, पहले मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अब धीरे धीरे 2012 तक तो पार्टी मतलब सरकार में थे ही। तो उसके बाद जो इरोजन हुआ है उसमें बीजेपी को भी सपोर्ट मिला है। ब्राह्मण जो वोट बैंक था वो पूरा शिफ्ट हो गया है। और दलितों में भी नॉन जाटव जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ है वो वापस आ गए। तो इसका जो फ़ायदा मिल रहा है, जो बीएसपी जो वीक हुई है, उसका फ़ायदा मेन कहाँ जा रहा है? सो इसका 2 फैक्टर्स है। क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक भी था, जहाँ पे अगर वेस्ट यूपी में बात करें, इसलिए उनको भी बहुत सारी लोकसभा की सीटें वहाँ पे एलोकेट की गई थी, क्योंकि एक तो दलित ज़्यादा हैं और मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो इसको एक हिस्टोरिकल 90s में देखते हैं तो बीएसपी वॉज बिहाइंड एसपी। बीएसपी केम क्लोज टू एसपी व्हेन बीजेपी वेंट बैक, काफ़ी ज़्यादा बैक। जैसे आप 2002 के इलेक्शंस का इफ़ यू लुक एट इट, एसपी आई थिंक 140 पे था, बीजेपी और बीएसपी 100 के पास था। आई थिंक बीएसपी 99 था और बीजेपी 98 था। अच्छा। तो बीजेपी का 15 सीट आरएलडी को दिया था, तो वो थोड़ा अलग है। बट प्रैक्टिकली जब भी हिस्टोरिक नंबर जो 90s का जो क्लासिक नंबर है 1 बीजेपी 2 एसपी 3 बीएसपी, और ये डिफरेंस ऑलवेज लगा है। और इसका बेसिक रीजन ये है कि मुस्लिम वोट बैंक विच इज द लार्जेस्ट एंटी बीजेपी वोट बैंक इन यूपी हैज ऑलवेज प्रिफर्ड एसपी टू बीएसपी। ओके। और उसका काफी रीजन है। आई मीन मुलायम सिंह यादव का अप्रोच टुवर्ड्स मुस्लिम्स, मायावती also not so enthusiastic like, and I mean लोगों को भी पता चलता है राइट। मायावती 100 सीटें दिए थे समटाइम मुस्लिम्स को आई थिंक लास्ट इलेक्शन में, बट उनको भी पता है कि ये कर रहे हैं जस्ट फॉर वोट्स राइट। वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, दोनों साइड को मालूम है। तो मुस्लिम्स हैव
आर जस्ट नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट बीएसपी, जितने भी बीएसपी ट्राई करते हैं। एंड वो इशू 2009 में आया था, बिकॉज लोग सोचे थे कि 2009 में बीएसपी का गवर्नमेंट था यूपी में 2007 के बाद। 2000 और जैसे 2004 में एसपी हैड डन वेरी वेल इन लोकसभा, उनके गवर्नमेंट थे, तो लोग सोच रहे थे कि ये इस बार बीएसपी का टर्न, बट दैट इज व्हेन ये कांग्रेस आया फ्रॉम नोवेयर। एंड आप कांग्रेस के सीट्स देखे तो काफी हेवी, यू वुड सी काफी हेवी मुस्लिम सपोर्ट। हाँ, वो तो देखो, अगर लोकसभा में ये तो हर स्टेट में होता है, करेक्ट, कि दे मे सपोर्ट रीजनल पार्टी विच इज स्ट्रॉन्ग इन एनी पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो कांग्रेस को हैवी सपोर्ट जाता है मुस्लिम्स का। एंड एसपी इज स्टिल देयर, बट बीएसपी का दैट वीकनेस इज ऑलवेज देयर। सो बीएसपी व्हेन इट डिड वेल, उनके सपोर्ट ज्यादा केम फ्रॉम ग्रुप्स दैट वर वंस विद बीजेपी एंड हैव टुडे गॉन बैक टू बीजेपी, और जो ग्रुप्स उस टाइम पे शायद बीजेपी के साथ नहीं थे बट अब बीजेपी के साथ है, जो एक्चुअली जो वेल अभी लोग बोलते हैं कि बीएसपी दलित पार्टी है। कांशीराम जी के टाइम पे बीएसपी एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग रोल था अमॉन्ग नॉन यादव ओबीसी, जो अभी बोलते हैं। जैसे अपना दल का फाउंडर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, वो बीएसपी में था। ओम प्रकाश राजभर आई थिंक बीएसपी में था। अच्छा। जो निषाद पार्टी का फाउंडर, आई थिंक उनको भी बीएसपी का ही हैड सम रोल। ओके। और एक महान दल का भी फाउंडर है। अच्छा। वो बीएसपी का वर्कर था, ही वाज नॉट अ लीडर। तो ये सारे जो ग्रुप्स स्प्लिंटर हो गए, वो ऑल लाइक जैसे बीएसपी का नंबर 2 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज स्वामी प्रसाद मौर्य, राइट? ही इज अ मौर्य लीडर। तो ये सारी कम्युनिटीज साथ थी और तब मतलब इन्फ्लुएंस बनता था, और वो एक मूवमेंट था। बट स्टिल 90s में आई वुड से कि मेजॉरिटी ऑफ दीज कम्युनिटीज में बीजेपी ही आगे थे। बट जो ये वर्क के कारण जब बीजेपी पीछे चले, बीएसपी मैनेज टू फिल दैट गैप अहेड ऑफ एसपी, और वो अब बीजेपी के पास वापस गए हैं। तो ये बीएसपी का जो वोट था लास्ट टाइम, आई थिंक 20% वोट था 17 में, अराउंड 20%। 39% तो था बीजेपी का और 30-31 था एसपी का। एसपी का 27 था, एसपी प्लस कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, तो उनका अलायंस था ना। हाँ। और बीएसपी का 22 था, हाँ 22% था बीएसपी। तो उसमें रफली आप मान के चलो कि 10% तो जाट ऑफ दलित ही होंगे। लाइक दे वुड हैव गॉट 80% ऑफ जाट ऑफ दलित। लग रहा है कि आपको इस बार कम होगा 22 से? यार कुछ लोग 22 से तो कम होगा फॉर श्योर, बिकॉज ये बाईपोलर हो गया है। हाँ। बट बीएसपी का वन थिंग काफी लोग आर नॉट टेकिंग सीरियसली इसकी, ये वेस्टर्न यूपी, अगेन वी आर बैक टू वेस्टर्न यूपी। वहां पे मुस्लिम प्लस दलित इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बिकॉज उनके पास एक्चुअली अबव 50 नंबर्स है। एंड जहाँ पे भी ये एसपी और आरएलडी का ये ड्रामा में वीकनेस हुआ है, काफी जगह पे बीएसपी ने दिया है अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट्स को। अच्छा। तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम्स उधर बीएसपी को देंगे इंस्टेड ऑफ एसपी मतलब और आरएलडी। अगर उनका कैंडिडेट थोड़ा कमजोर लग रहा है तो दे कैन डू दैट। एंड एक्चुअली बीजेपी का बिगेस्ट टेंशन वही होगा, बिकॉज आप देख रहे हो तो एसपी और आरएलडी का मुस्लिम्स छोड़ के, और आरएलडी का ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जाट्स छोड़ के, वेस्टर्न यूपी में बेस है ही नहीं, बिल्कुल, बिकॉज यादव्स है नहीं उधर। सो वेल बीएसपी के पास तो सॉलिड दलित वोट बैंक है, दलित आर इन गुड नंबर्स इन वेस्टर्न यूपी। सो तो अगर बीएसपी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, मान लो कि 22 के 22 रिटेन करती है, तो लॉस तो एसपी का है ज्यादा। वो तो मेजॉरिटी एसपी का ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज जैसे जितने भी लोग यूपी गए हैं, जितने भी पोल्स आए, ये एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। तो वाइल बीजेपी का 2-3% शायद गिर सकते हैं। अज्यूम की बीजेपी का जो 41 था एनडीए का, वो 3% हट के 38 हो गया वो, और कांग्रेस को अब 0 दे दो 2017 का, सो एसपी 4 से 27, फिर भी ये +3 से वो 30 पहुंचते हैं। अनलेस एसपी को ये 22 से एक स्ट्रॉन्ग नंबर मिला, एसपी का नंबर, एसपी का मैथ्स जस्ट ऐड ही नहीं होता है। बट द पॉइंट इज कि सारे पोल्स वही बोल रहे हैं कि हो रहा है ये। और पता नहीं क्यों मायावती इतना एंथुजियाज्म से मतलब
है नहीं, एक एक्टिव नहीं है हो रही है वो फॉर सम रीजन। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे बीजेपी का भी रैलीज वीक है बिकॉज रैलीज आर बैंड, दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ ये है कि आई थिंक मायावती को ये लग रहा है कि उनको ये इलेक्शन जीतना इज नॉट पॉसिबल। वो 19 का लॉज हैज अफेक्टेड मायावती एंड अखिलेश इन डिफरेंट वेज, बिकॉज आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो तो लाइक दे वुड हैव एक्सपेक्टेड अ विन, राइट? आई मीन मतलब 2012 में एसपी प्लस बीएसपी का सीट्स आर लाइक क्या 300 लगभग, या तो बीजेपी के तो 48 ही आई थी और कांग्रेस का आई थिंक 20 के पास थे। तो ऐसा 2 पार्टी 7 साल में एक साथ होके इतने ह्यूमिलिएटिंगली। और उसमें भी ये भी इंटरेस्टिंग है कि बीएसपी को ज़्यादा सीट मिली थी, वो जीते थे कंपेयर टू अखिलेश। बट दैट वाज बिकॉज वो ये हुआ था कि जो सीट्स जो जीते थे, अज्यूम कि बीएसपी और एसपी एक ही पार्टी थे, तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये दैट कंबाइंड पार्टी ये 15 सीट जीतने वाले थे, वही 15 सीट वो लोग जीते। तो बट वो नेगोशिएशन में मायावती का ज्यादा अच्छा किया, तो शी गॉट द मोर विनेबल सीट्स। बट वो लीड मतलब खुद ज्यादा जीती, लेकिन फिर भी उसी ने इनिशिएटिव लिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि उनको पता था कि ये कोर वो जो वोट उनको समझ में आया कि ये सिर्फ 3 कम्युनिटीज ने वोट दिए, ये तीनों के बीच ट्रांसफर एक्चुअली हुआ है। वन ऑफ द मिथ ऑफ 2019 इज कि एसपी वोटर डिडंट वोट फॉर बीएसपी, वो नहीं था। एसपी और बीएसपी के कोर वोटर्स वोटेड, बट और भी लोग थे ना, इन द सेंस कि काउंटर कंसोलिडेशन। हाँ, जो जितने भी लोग बीएसपी को वोट देते थे जो जाटव दलित नहीं थे, वो चले गए। तो मायावती को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा, करेक्ट, अगर ये अलायंस में रहे तो। करेक्ट, एंड आई थिंक मायावती का ये भी फंडा है कि इफ यू आस्क मी, अभी तो इफ एसपी कांट डू इट दिस टाइम, तो फिर एसपी का फ्यूचर इज इन क्वेश्चन। कि भाई हाँ, आपके पास 25 to 30% का सॉलिड वोट है, बट बाकी 70% को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप कितने साल ऐसे ही करेंगे? और अगर अलायंस कुछ करना पड़ेगा दोनों का, अगर वो महागठबंधन अभी होता तो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत होती। असेंबली इलेक्शन में महागठबंधन होता तो बीजेपी का बहुत दिक्कत होने वाले थे। बट पता नहीं, बिकॉज वो जो काउंटर कंसोलिडेशन, बिकॉज से ये गठबंधन सबको पता है कि ये गठबंधन का बेसिक पर्पस इज जस्ट एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। एंड बिहार में जो सोशल जस्टिस एंगल है वो यूपी में उतना चलता नहीं है। वो हिस्टोरिक और सोशल यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन का ही इतना बड़ा फैक्टर है, अगर उसमें दलित और ऐड कर लो तो खत्म है ना। 60% 50-60% नॉन यादव ओबीसीज का जो भाजपा का पकड़ उतना नहीं है ड्यू टू वहाँ का वो अपर कास्ट और नॉन अपर कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी ज्यादा है। हाँ, यूपी में वो है नहीं। वो यूपी एंड बिहार दैट वे काफी डिफरेंट है। एक्चुअली यूपी के ओनली पार्ट वेयर उतना कॉन्फ्लिक्ट है वही जो हमने बात किया, वो पूर्वांचल के जहाँ पे बीजेपी थोड़ी कमजोर है। इट्स द सेम फंडा, राइट? ठीक है। बट आई थिंक मायावती थिंक्स कि 20% मुस्लिम वोट तो बीजेपी को जाने वाले है ही नहीं, कितनी भी इलेक्शंस हो। तो आई थिंक मायावती थिंक्स कि अखिलेश इस बार भी हार जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरा फायदा। हाँ, मेरा। और वो फंडा कांग्रेस का भी है, बिकॉज टेक्निकली दलित और मुस्लिम है ही कांग्रेस का बेस। लोकसभा में तो देते ही हैं, तो अगर और बाकी सारे स्टेट्स में लाइक जाटव दलित तो है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक है, राजस्थान में है कांग्रेस का वोट बैंक है, हरियाणा में है राजस्थान कांग्रेस का वोट बैंक है, तो व्हाई नॉट इन यूपी? खैर अब हरियाणा में तो बहुत सारा जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। वो 19 में शायद थोड़ा 19 में असेंबली इलेक्शन में लोग बोलते हैं, हम टॉपिक थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं बट ठीक है। लोग बोलते हैं, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी डिस्कशन है। लोग बोलते हैं कि जाट्स टर्न्ड ऑन बीजेपी, बट वो I don't think that was the case. I think दलित ही गए थे। दिक्कत क्या हुई ना, और काफी गंदी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थी। हाँ, वो भी था परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें से 10 एक अनिल विज और सीएम खुद को छोड़ के सारे मिनिस्टर्स हार गए थे, तो वो फैक्टर भी था। एक बात ये था कि जाट तो वोट उतना ही डालता है जितना हमेशा डालता है।
अब हुआ Actually, क्या, थोड़ा इंक्रीज हुआ if you ask me. हाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब इतना नहीं हुआ सब्सटेंशियल कुछ चेंज कर दे। मतलब अगर आप जाट सीट्स देखो तो उतनी ही बीजेपी को गई, उतना ही था लगभग। लेकिन जो दिक्कत हुई कि जो आपने जो 2019 के लोकसभा में जो कंसोलिडेशन किया था, एंटी जाट वाला जो सेंटीमेंट था, वो डिसिपेट होने के बाद 2019 में वो अक्टूबर तक खत्म हो गया था वो, कि भाई एक बार जीत गए, सब परास्त हो गया। अब तो ये इसलिए बोल रहे थे ना 75 प्लस। तो जाटों ने तो उतना ही डाला, लेकिन जो और कास्ट थी वो नहीं गए। दे डिड नॉट कम आउट इन लार्ज नंबर्स, दे ओनली केम व्हेन दिस वाज लाइक कि हाँ यहाँ सब जगह, रोहतक में भी नॉन जाट को खड़ा कर दिया। तो ये इसलिए ज़्यादा फैक्टर रह गया। तो वो एक मेन इशू था जो मतलब एनालिसिस में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। तो लगभग 1.5 घंटा हो गया, तो ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा और काफ़ी एक्सटेंसिव हो गया। पंजाब का भी हमने सोचा था, लेकिन फिर चलो इलेक्शन के बाद ही वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लग नहीं रहा। हाँ, ये एक ऐसा था कि इसमें इतना बड़ा डिस्कशन ज़रूरी था, क्योंकि हर रीजन का थोड़ा सा पॉलिटिक्स और कंसोलिडेशन, कास्ट का फैक्टर्स और जो उनके इश्यूज हैं वो अलग अलग हैं। तो इस पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। पॉलिटिक्स यूपी की ये मास्टर क्लास है एकदम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन इट। थैंक यू। थैंक्स।